गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हम पिछला अध्ययन कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका विकास हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुआ था। जैसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में काफ़ी हद तक परिवर्तन आया था। विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। ये दो गुट थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। विचारधाराओं की लड़ाई दोनों ही के बीच में होने लग गई थी। दोनों ने सैनिक गुट बना लिए थे। दोनों आपसी प्रतिस्पर्धारत हो गए थे। दोनों ने विश्व के देशों को अपने खेमे में, अपने गुट में संबद्ध करने की पूरी तरीके से कोशिश की। 1945 से लेकर वर्तमान समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें किस प्रकार का उतार चढ़ाव है वो देखने को मिला और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका विकास होने लगा। इसके बारे में मैं आपको बिंदुवार चर्चा कर रहा था, जिसमें सबसे जो पहली बात है वो इसके संबंध में ये आई थी कि यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया था। जो हम ये कहें जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियाँ थी, उनका द्वितीय विश्व युद्ध में अंत हुआ था। परमाणु युद्ध का सूत्रपात हुआ था। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम ब्लास्ट किया था और ये कयास लगाए जाने लगे कि अब मनुष्यों को अति मानुषी शक्ति है वो मिल गई है। तीसरी बात इसमें जो आ रही थी वो है एशिया अफ्रीका का जागरण हुआ था, जिसमें ये बात आ रही थी कि एशिया एशिया वालों के लिए है और अफ्रीका अफ्रीका वालों के लिए है। इस प्रकार का जो प्रचार है वो पूरी तरीके से विश्व में होने लग गया था। चौथी जो बात आ रही थी इसमें वो है साम्यवाद का विस्तार हो रहा था। सोवियत संघ के नेतृत्व में 1917 में ही साम्यवाद उदित हो गया था और 1945 के बाद में साम्यवाद ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया था और अमेरिका है वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी प्रकार से साम्यवाद है उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। सैनिक गुटबंदी होने लग गई थी। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो जैसी सैनिक गुटबंदी बनाई, तो उसके प्रति उत्तर में सोवियत संघ है उसे 1955 में वार्सा पैक्ट का निर्माण करके और इसका जवाब दिया था। तो सैनिक गठबंधन है उनका उदय है वो होने लगा। शीत युद्ध का प्रचलन हुआ था जो कभी सुनने में नहीं आ रहा था। पहले जो युद्ध था वो शस्त्रों का था और अब ये युद्ध है वो मनों से लड़ा जाने वाले युद्ध था। जो इसका रण क्षेत्र है वो पूरी तरीके से मानव का मस्तिष्क था। गुट निरपेक्षता का चलन हो गया था। जब दोनों ही गुटों ने गुटिया प्रतिस्पर्धा की तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें भारत, मिस्र और युगोस्लाविया का नाम आता है। उन्होंने एक गुट निरपेक्ष मूवमेंट चलाया था 1947 से ही और 1961 से बेलग्रेड सम्मेलन से इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई थी, जिसने निरंतर विकास किया। इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 120 है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत हुआ। जो कभी यूरोपियन महाशक्तियों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को अपने जाल में फंसा रखा था, उनके ऊपर उपनिवेश स्थापित कर रखा था, साम्राज्य स्थापित कर रखा था, इनका पूर्ण रूपेण अंत होता हुआ दिखाई दिया और सभी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिली। कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो उस समय राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व नहीं थे, उन्हें यूएनओ के न्यास ट्रस्ट के अंतर्गत रख दिया था, अर्थात अब किसी एक राष्ट्र की संप्रभुता उन राष्ट्रों में नहीं रही थी। नेक्स्ट बात इसमें आई कि महाशक्तियों की संख्या में कमी हुई। पहले 8 महाशक्तियों को चिन्हित किया गया था। 1930 में 7 महाशक्तियों को चिन्हित किया गया और 1939 से लेकर 45 तक का जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भी 7 महाशक्तियां आमने सामने धुरी और मित्र राष्ट्रों के रूप में लड़ रही थी। और 1945 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में विश्व में केवल और केवल 2 ही महाशक्तियां रह गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और 26 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था
तो उसके बाद में इस विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने विश्व में लंबे समय तक, यानी कि हम ये कहें कि 1915 के दशक तक एक छत्र अपना जो वर्चस्व है वो पूरी तरीके से बनाए रखा। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, वो आती है इसमें द्विवीय ध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। द्विवीय ध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। इससे तात्पर्य है 10वां पॉइंट अपना आता है अंतरराष्ट्रीय विकास में कि 1945 में इस विश्व में द्विवीय ध्रुव, दो प्रकार के ध्रुव थे। एक तो अमेरिका और दूसरा ध्रुव था इसमें सोवियत संघ। काफी हद तक इनमें प्रतिस्पर्धा होती रही और 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये द्विवीय ध्रुवीय विश्व ही था पूरी तरीके से। तो यहाँ इसका विघटन जरूर हुआ, लेकिन सोवियत संघ की जगह रूस है वो उदित हुआ। अब हम यहाँ देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने अपना वर्चस्व तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन है वो 1970 के दशक के बाद में ही इस प्रकार की होने लग गई कि विश्व में नया समीकरण बनने लग गया। तो जिन राष्ट्रों को कभी बीमारू राष्ट्र कहा जाता था, पंगु कहा जाता था, जिनका शोषण हुआ था बहुत लंबे समय तक, वो भी अपनी विकास की राह पर चले। तो आज हम इस स्थिति को देखते हैं कि जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्र विकासशील नहीं है या विकसित अवस्था की ओर जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। अभी तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन बनी, चीन ने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया। दूसरी ओर हम भारत को देखें तो इसने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया, और तीसरी ओर हम जापान को देखें तो इसने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया। आज हम देखते हैं कि एशिया में 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो शक्ति के ध्रुव बने पड़े हैं। तो यहाँ हम ये देखें कि एशिया में एक त्रिकोण उत्पन्न हो गया है। इधर को हम अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका में भी आज हम दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो आज अफ्रीका में अपने वर्चस्व को स्थापित किए हुए हैं और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफी हद तक सॉलिड है। फिर हम लैटिन अमेरिका को देखते हैं तो लैटिन अमेरिकी देशों में भी मैक्सिको जैसा देश का नाम आता है जिसने अपने आप को काफी हद तक बढ़ाया है। एक समय ऐसा था जब ये कहा गया कि यूरोप का अंत हो चुका है और यूरोप में अब ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है, लेकिन जब हम अब वर्तमान समय में यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी कंडीशन इस प्रकार की हो गई कि आज फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि जो राष्ट्र हैं वो पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुए हैं और इन्होंने यूरोप है उसका पुनर्जागरण कर दिया। जब हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो आज मध्य एशिया में ये जितने भी तेल संपन्न राष्ट्र हैं, जिनको खाड़ी के राष्ट्र भी कहा जाता है, ये मध्य एशिया में राजनीति का केंद्र बने हुए हैं और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत सॉलिड है। यानी कि हम यहाँ ये कहें कि आज वर्तमान समय में हम ये कहें कि केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति अमेरिका के पीछे घूमती है तो ये गलत है। अभी तो इस विश्व में और भी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ये उक्त जो राष्ट्र हैं इन्होंने अपना विकास किया है, अपनी जो इकोनॉमी कंडीशन है उसको इन्होंने सॉलिड किया है और आज ये विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका का संपादन कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक विकास या बदलाव ये देखने को मिला था। ये विश्व कभी 1945 के बाद में द्विवीय ध्रुवीयता की ओर था, आज वो बहु केंद्रवाद की ओर हो गया है। अभी तो शक्ति के जो केंद्र है वो अनेक राष्ट्र बन गए हैं। आज केवल एक राष्ट्र या 2 राष्ट्रों की बकौती ये विश्व नहीं रह गया, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल 1 या 2 राष्ट्रों की ही नहीं रह गई। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो है इसमें
तृतीय विश्व, बढ़ता परिवार। कभी ये कहा जाता था कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ये जो राष्ट्र हैं, इनको अल्फ्रेड सोबी ने थर्ड वर्ल्ड के रूप में देखा था। 1945 के बाद में ये जो राष्ट्र हैं, ये क्षेत्र के राष्ट्र हैं, वो स्वतंत्र होते गए और स्वतंत्र होते होते आज उनकी जो संख्या है वो विश्व में बहुत ज्यादा है। आज ये जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, इनका परिवार पूरी तरीके से बड़ा है। यानी कि आज हम जब यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, तो ये कंडीशन है कि पूरे यूरोप के क्षेत्रों के देश है और अमेरिका है, उसमें तो केवल 25% ही नागरिक निवास करते हैं। और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनमें 75 नागरिक निवास करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो विश्व है, इसमें थर्ड वर्ल्ड है, उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा है। आज हम ये कहें कि यूएसए में यूएनओ में 193 राष्ट्र हैं, तो 193 राष्ट्रों को अगर हम देखें तो 193 में से 150 से अधिक राष्ट्र हैं वो तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ही हैं। इससे ये साबित होता है कि आज ये अपनी पावर को भी ये अपने महत्व को भी समझने लगे हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बाहरी रूप से ही नहीं अपितु यूएनओ में भी एकजुट होकर मुद्दों को उठाने लगे हैं। यूएनओ ने अपनी इम्पोर्टेंस उसको बताने लगे हैं और एकजुट होकर ही ये ऐसे कोई प्रस्ताव जो इनके लिए अहितकर हैं या राष्ट्रहित के प्रतिकूल हैं, तो उनको पूरी तरीके से उठाने लगे हैं। तो इसे ये महसूस हुआ है पूरी आज वर्तमान संदर्भ में कि अंतरराष्ट्रीय विकास उस दृष्टि में जा पहुंचा कि आज थर्ड वर्ल्ड है, उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और इसका जो डेवलप है वो बहुत ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें वो आती है उत्तर दक्षिण संवाद की। उत्तर दक्षिण संवाद, जो उत्तर दक्षिण संवाद है ये भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सीमा चिन्ह है। उत्तर और दक्षिण से तात्पर्य हम इस रूप में लेते हैं कि जो ये पृथ्वी है, ग्लोब है, पूरा का पूरा विश्व, इसको अगर दो भागों में हम बांटें तो एक और तो उत्तर है और दूसरी ओर दक्षिण। ये जो उत्तर के राष्ट्र हैं ये सारे के सारे विकसित हैं और दक्षिण के राष्ट्र हैं ये सारे के सारे विकासशील हैं। अब विकासशील जो राष्ट्र हैं ये बहुत लंबे समय से चाहते हैं कि हम भी विकसित श्रेणी में आए और इनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। हालांकि दक्षिण के जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लेकिन अभी सहयोग की भावना है वो पूर्ण रूपेण इनमें नहीं आ पाई। इनमें जितने भी संसाधन है उनका ये सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। या फिर हम ये कहें कि जो उत्तर के राष्ट्र हैं वो इस प्रकार की नीति अपनाते हैं जैसे कि भूमंडलीकरण की नीति हुई, उदारीकरण की नीति हुई, निजीकरण की नीति हुई, उससे ये कहीं ना कहीं दक्षिण के राष्ट्रों को प्रभावित हो जाते हैं। तो आज वर्तमान समय में ये दक्षिण के राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हम उत्तर के राष्ट्र या विकसित राष्ट्र हैं इनके साथ में मिलकर बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, यानी कि संवाद करेंगे और समाज के माध्यम से हम उत्तर के राष्ट्रों का विकसित राष्ट्रों के बताएंगे कि हमारी जो वर्तमान समय में कंडीशन है इसके प्रति आपको ध्यान देना चाहिए और हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए और विश्व में हमें विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे देशों में जो गरीबी है, अभाव है, बेरोजगारी है और विभिन्न प्रकार की अन्य परेशानी है वो दूर होनी चाहिए और उसमें विकसित राष्ट्र वो सहयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों को यहाँ तक ही अपना सहयोग देने लगे हैं जहाँ तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता हो। अभी भी निस्वार्थ भाव से विकासशील राष्ट्रों को वो अपना सहयोग प्रदान नहीं करने लगे हैं। लेकिन आज ये जो चलन शुरू हुआ है इससे आगे चलकर ये जरूर होगा कि एक दिन उत्तर के राष्ट्रों को दक्षिण के राष्ट्रों की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें सहयोग करना पड़ेगा, तभी विश्व से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है।
क्योंकि विकसित राष्ट्रों की जिम्मेदारी बनती है कि विश्व में अगर किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आती है, समस्या आती है, तो उसका मिलजुल कर समाधान होना चाहिए। और नेक्स्ट जो अपन बात देखते हैं वो इसमें कि यूएनओ बढ़ता परिवार, ये भी अंतर्राष्ट्रीय विकास है वो देखने को मिला है। इसमें क्या हुआ है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो इसके स्थापित कुल राष्ट्र 51 थे, 51 थे। उसके बाद में जैसा जो प्रावधान बनाया गया था चार्टर में कि अन्य राष्ट्रों को भी अगर वो यूएनओ में आना चाहें या उसकी सदस्यता लेना चाहें तो उनको सदस्यता मिल सकती है। और इसी को लेकर बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उन्होंने यूएनओ में अपना विश्वास व्यक्त किया और सदस्यता के लिए आवेदन किया। वो सदस्य बनते गए और आज यूएनओ की सदस्यता 51 से बढ़कर 193 हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो डेवलप है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिला है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व के प्रमुख विभिन्न जो देश हैं उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है, विश्वास जताया है और यूएनओ की जो संख्या है वो वर्तमान में बढ़कर 193 हो गई है और भी बढ़ सकती है। और इससे यही हो रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यूएनओ है वो विभिन्न राष्ट्रों को अपने साथ में लेकर चलता है, समस्याओं का समाधान करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग चाहता है और पूर्ण रूपेण वो कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नवीन परिवर्तन आना चाहिए, छोटे देशों की भी भूमिका होनी चाहिए। तो एक चीज ये देखने को मिलती है कि यूएनओ है उसका कभी परिवार 51 के साथ में बहुत छोटा था, आज यूएनओ का परिवार बड़ा है और आज यूएनओ की सदस्य संख्या 193 के करीब हो गई है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूर्ण रूपेण बदलाव के मार्ग पर है। आज केवल अमेरिका या रसिया या फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो इन्हीं के इर्द गिर्द नहीं घूमती। या हम ये कहें कि इनको जरूर यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल रही है, ये वीटो का भी प्रयोग करते हैं, अवरोध भी स्थापित करते हैं, लेकिन फिर भी आज जो विश्व के अन्य देश हैं जो कि मैंने आपको एक त्रिकोण के रूप में बताया था वो अपनी महती भूमिका का संपादन करने लग गए हैं और आज वो ये भी डिमांड करने लग गए हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके इस विश्व संगठन में उनको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और अगर वो स्थायी सदस्य बन गए तो निश्चित रूप से ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसका रुख है वो फिर और मुड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका विकास इन राष्ट्रों के उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण से और परिवर्तित होने वाला है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कैसे आज जो परमाणु युग था, परमाणु बम का युग वो आज भी यथावत है, लेकिन उसी के साथ साथ में रासायनिक और जैवीय जो युग है वो भी पूरी तरीके से आ चुका है। आज विश्व की जो महाशक्ति हैं उन्होंने रासायनिक और जैविक हथियार हैं वो भी बना लिए हैं। इनसे एक बहुत बड़ी जो चिंता है वो विश्व राजनीति में सामने उभर कर आती है। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है या बीमारी है वो क्रिएट हुई है कोरोना की, और इसके बारे में कहा जाता है कि चाइना जैविक हथियार बना रहा था और वहीं से वायरस लीक हो गया था। हो सकता है कि अन्य जो राष्ट्र हैं या महाशक्तियां इस प्रकार का जैविक हथियार बना रही हों और उन्होंने ऐसे वायरस उत्पन्न कर लिए हों जो वायरस इस विश्व का 1 मिनट में ही विनाश कर सकते हैं या जो विश्व को धराशायी कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र में ये विकास, ये विश्व है वो बहुत आगे बढ़ा है और जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी रही है या कोई समस्या सामने आ रही है तो उसका समाधान करने का भी पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। ये तो कालांतर में देखने वाली बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो रुख है वो किस किस प्रकार से बदलता है, किस किस प्रकार से परिवर्तित होता है। लेकिन जो गरीबी, भुखमरी, लाचारी, साधनहीनता जो विश्व में पहले देखने को मिलती थी या विश्व के देशों में देखने को मिलती थी,
आज वर्तमान में ऐसी परेशानी कम ही देखने को मिलती है। विश्व के देशों से जो गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, साधनहीनता है, बेरोजगारी है, वो भी कम होती जा रही है। और जो लोग हैं उनका जीवन स्तर है वो भी पूरी तरीके से उठता जा रहा है। धन्यवाद।